हेलो बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में फिर से हिंदी विषय को लेकर के आया हूँ। आपकी बोर्ड परीक्षा जो काफी कठिन महसूस हो रही है, उसकी सरलता को ध्यान में रखते हुए कम तैयारी में केवल आप अगर इसको नहीं देख रहे हैं, आप एक साइड में लगा करके छोड़ दीजिए। आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही कंफर्म होती चली जाएंगी। आप अपने सब्जेक्ट को पूरा ध्यान दीजिए। हिंदी विषय में केवल आधे घंटे एक घंटे का वीडियो जो पढ़ रहा है, इसके अलावा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कम समय दे करके अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप कम पढ़ें लेकिन आत्मसात ज्यादा करें और अपनी परीक्षा में उसका सदुपयोग करें। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी इसके पहले मैं बताया था कि बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे लिखना है, किस तरह से आप लिखेंगे कि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो। तो उसको भी मैंने दिखाया। और दूसरी, मैंने राष्ट्र का स्वरूप जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जिनके लेखक हैं, तो वो उनके जीवन परिचय के बारे में, उस पाठ के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि उस पाठ में, पूरे पाठ में तीन चीजें पर चर्चा की गई हैं। पहली जो होती है वो भूमि है, दूसरी है जन, और तीसरी है संस्कृति। यानी तीन चीजों पर पूरा पाठ एकदम तीन इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो जिस भी पैराग्राफ में अगर भूमि का जिक्र आया तो आप जान लीजिए कि यह राष्ट्र का स्वरूप है। और जन की चर्चा आई, जन मतलब लोग, तो ये मान के चलिए कि यह राष्ट्र का स्वरूप है। और संस्कृति की चर्चा अगर कहीं से आई तो आप ये मान लीजिए कि यह राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ये भी बताया था मैंने कि बच्चों, अगर आपने वो पाठ का नाम और राइटर का नाम अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो ये जो 5 प्रश्न होते हैं आपके सही माने जाएंगे। अगर वहीं गलती कर दिया आपने, तब क्या होगा? वो फिर वो सही नहीं माना जाएगा। अर्थात एक ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने पाठ के बारे में नहीं पढ़ा है, केवल पैराग्राफ देख देख करके आपने क्या किया है, इसको लिख दिया है। तो आपको पाठ का नाम और राइटर का नाम यह बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इसको लिखना है अच्छे से समझ करके। तो मैंने आपको बताया था राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जीवन परिचय एवं कृतियां आपको बताया था मैंने। 80 शब्दों में इसको लिखना है और यह 5 अंक का है, तो बिल्कुल एकदम 5 अंक आपको एक्यूरेट मिलेगा। आपको बहुत अच्छे पेन का प्रयोग करना है, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है 5 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, इस पर आधारित है। आज मैंने जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जीवन परिचय और इस पाठ के बारे में थोड़ा सा मैंने सारांश इस पर जिक्र किया है। और इससे पहले मैंने राष्ट्र का स्वरूप जो शेष पैराग्राफ थे, मैंने उन सब पैराग्राफ और उनके प्रश्न के उत्तर सब पे चर्चा कर लिया है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, और जो आपके चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उन सभी को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं काफी समय से मोबाइल से बहुत परेशान था कि कैसे किस तरह से करूं, तो मोबाइल अभी तक आया नहीं है। इसी मोबाइल में जगह बना बना करके आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और मैं दिन रात सोचता रहता हूं कि हमारे विद्यार्थी किस प्रकार से अच्छे से पढ़ करके कम संसाधन में ही अच्छे नंबर ले आए, अच्छे मार्क्स ले आए, जिससे उनका आगे वाला जीवन जो है वह बिल्कुल एकदम उज्जवल हो, भविष्य स्वर्णमय भविष्य हो। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो यह मान के चलिए कि आप बिल्कुल यह परीक्षा आपके लिए दोबारा नहीं होनी है। यह एक बार परीक्षा होगी, रिजल्ट आपके साथ रहेगा, जीवन भर रहेगा। जैसे हम लोगों ने परीक्षा दिया है तो हमारा मार्कशीट, हमारे अंक पत्र हमारे साथ साथ चल रहा है, ऐसे ही आपके जो मार्क्स हैं और जो रिजल्ट हैं, यह आपके साथ साथ चलने वाले हैं जीवन पर्यंत तक। तो इसको हल्के में ना लें, अभी समय है। तो आपकी परीक्षा 24 तारीख से होने वाली है। तो 24 तारीख से पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। अच्छी राइटिंग का प्रयोग कीजिएगा। देखिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि 2 वर्षों का समय लगता है आपकी तैयारी के लिए, 11वीं और 12वीं। अब आप 2 वर्षों के समय को 1 वर्ष की पढ़ाई कर दी गई है, जैसे 12वीं की किताब अलग कर दी गई है। तो इसकी तैयारी आपने पूरे वर्ष किया है। तो इसका जो पेपर का समय है वो 3 घंटे 15 मिनट है। और 3 घंटे 15 मिनट इस पर चर्चा कर लिया था मैंने कि 3 घंटे 15 मिनट को आप दिया गया है, आपको लिखना है। उसको अच्छे से लिखें, पूरे प्रश्नों को बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरे प्रश्नों को करें आप। और ये 3.25 घंटे का जो प्रश्न है, ये कॉपी है, यह मात्र 5-7 मिनट में चेक होनी है, एक कॉपी। तो ये मान के चलिए कि आपके पास इतना बढ़िया प्रदर्शन करने का मौका है कि आपका फेस नहीं है, आपका नाम नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी कॉपी बोलती है। तो आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिखें, जिससे एग्जामिनर कॉपी को देखे, खोले और ये लगे कि अरे वाह, कितनी अच्छी कॉपी आई, कितना अच्छा बच्चा होगा, तो इसको हम मार्क्स देंगे। कहीं भी मात्राओं में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ साथ आप एकदम लिखने का प्रयास करें, किताब को पढ़ने का प्रयास करें कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है।
तो आपने ये सारा प्रोसेस अगर अपना लिया है तो अधिकतम अंक प्राप्त करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, आप इन वीडियोस को पूरा देखेंगे, क्योंकि मैंने आगे वीडियो बनाया है राष्ट्र के स्वरूप पर और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी पर, और कल मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा। मैं सोचता रहता हूं, बहुत ज्यादा काम ऐसे ही हो पाता है, तो कल भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा कि आपकी वीडियो बना करके फिर चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से उठा करके आप देखना। तो कम से कम आपकी तैयारी में कुछ जो मेरा थोड़ा बहुत अगर श्रेय पहुंच जाता है, मेरा थोड़ा बहुत हाथ अगर आपकी तैयारी में हो जाता है, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैंने आपको इनडायरेक्टली आपको सहयोग किया है। डायरेक्टली क्लास में था, अब आप लोगों की आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन लीव चल पड़ी है, आप उसमें तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करें, आप बढ़िया स्वास्थ्य बना करके रखें और अपनी राइटिंग को अच्छे से बना कर रखेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ बोर्ड एग्जाम तक बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप आगे वीडियो जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें। देखिए बच्चों, पहला पैराग्राफ मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल, ये चैप्टर था आपका। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, इस पाठ का रिवीजन कर रहे हैं हम, और बहुत ही कम समय में हम चाहते हैं कि आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें। तो आप लोग देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, मैंने बताया था आप लोगों को, जीवनी इतनी शॉर्ट में लिखनी है कि जिससे आपका पूरा पेपर भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो जो जीवनी लिखनी है आपको, साहित्यिक परिचय लिखना है, आपको कैसे लिखना है, तो लिखेंगे आप जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल को आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे लिखना है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA PhD तथा डीलिट की उपाधि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनको पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन इन्होंने कर लिया था, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे हैं ये। और इन महान विभूति का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था। ठीक है ना। तो ये आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। इन्होंने जो लिखा है निबंध संग्रह में, क्या लिखा है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह, आप देख रहे हैं कृतियों में आ जाएंगे। निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। शोध इन्होंने किया पाणिनिकालीन भारत पर। संपादन इन्होंने जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हरिचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। तो इनकी जो भाषा रही है, भाषा शैली, आप इसको भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक लाइन कि इनकी जो भाषा शैली है वो उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। ठीक है ना। तो ये आपको पूरा आपने इसको देख लिया था, ज़्यादा नहीं लिखना आपको, 10 से 12 लाइन में आपको जवाब देना है। अब हम बात कर रहे थे कि राष्ट्र का स्वरूप, भूमि, जन एवं संस्कृति, 3 शब्दों पर आधारित यह पूरा चैप्टर घूम रहा है। इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द पूरा घूम रहा है। तो हमने बताया था कि अगर भूमि, जन एवं संस्कृति में से कोई भी शब्द अगर आपको मिल रहा है, आप समझ रहे हैं, तो आप तुरंत पकड़ लीजिए कि ये राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। तो इस पर पहला पैराग्राफ मैंने अच्छे से बता दिया था आप लोगों को कि किस तरह से आपको करना है। तो आप देखेंगे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस पर आधारित प्रश्न आए थे, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। जो दूसरा पैराग्राफ है, आप इसको देखेंगे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। ठीक है ना। तो इसमें ये अमूल्य निधियाँ भरी हैं। आप देख रहे हैं कि इसके पाताल में, खंड में जो धरती की खुदाई होती है, तो उसमें कोयला भी है, खनिज भी हैं, गैस भी है, उसमें सोना, चांदी,
जो भी हीरे जवाहरात जो धातुएं हैं, अमूल्य निधियां हैं, वह सब भरी पड़ी हैं। उनसे हमारा परिचय प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जंगल भी इसी का हिस्सा हैं। और देखिए इसमें करें कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण, अचानक ही ये सोना या चांदी या हीरा मोती या कोयला या गैस दुनिया भर के या ऑयल एक बार में ही, एक दिन में नहीं बन जाते हैं। उसको कई करोड़ों वर्ष लगे होंगे, वो उसमें गैस बना होगा, उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे बने होंगे, पुष्ट हुए होंगे, तब जाकर के बना हुआ है। ठीक है ना। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। दिन रात बढ़ने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, जो रगड़ होती हैं उनसे पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हमें जानना चाहिए कि हमारे किस यूज़ में इन सब चीज़ें आ सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पृथ्वी के पाताल में छुपी हुई हैं, उससे जन को कितना लाभ हो सकता है। ठीक है ना। तो उससे आर्थिक लाभ और शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ जो भी मिलता हो, उसको हमें बहुत आवश्यक होता है। यही पानी है, कितने फिट नीचे, 250-300 फिट नीचे जो पीने योग्य साफ पानी बचा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं कि उसके अंदर हम गंदा पानी जो है बोरिंग करा करके उसके अंदर डाल देते हैं, तो जिससे अब धरती माता की कोख जो है यह अपवित्र होती जा रही है और उस पानी को पीने वाले लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पत्थर तो वैसे पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो गढ़े जाते हैं तो वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मूर्ति बोल पड़ेगी, वह घाट बोल पड़ेंगे। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। वो वैसे पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, लेकिन जब उनको चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, उनको काट छाँट करके बिल्कुल सुंदर बना देते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं। तब उनके, है ना, और वे अनमोल हो जाते हैं, बिल्कुल वही अनमोल हो जाएंगे, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। उनकी वही पत्थर बेकार थे, लेकिन कारीगरों ने उनको गढ़ करके उनकी सुंदरता को बढ़ा दिया और वो बहुत सुंदर लगने लगे। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो यह जो पाठ है, इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ का नाम आपने देख लिया है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, इस प्रश्न में देखिए, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, क्यों कहा जा रहा है? तो धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है, इसलिए उनको वसुंधरा कहा गया है। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? निरंतर बहने वाली नदियों ने पृथ्वी की देह को सजाया, क्योंकि उसी से तो हरा भरा उपजाऊ मिट्टी जो कट करके बह करके जाती हैं, उनसे ही तो खेत उपजाऊ होते हैं और उन जल से वह बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, वहाँ की वो सारी शस्य श्यामला भूमि हो जाती है। क्योंकि वह मिट्टी का रूप वह पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप देती हैं, और इसी मिट्टी से पृथ्वी की या धरती माता की देह सजती है, अर्थात धरती फलती फूलती और वह उपजाऊ बनती है। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? अब प्रश्नों को छोड़ना नहीं है बच्चों, हर प्रश्न का आपको जवाब देना है। और इसके बाद देखो, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो निरंतर बहने वाली नदियों ने सजाया है। आपने इसको देखा। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आर्थिक विकास के लिए पृथ्वी के अमूल्य निधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। जो अमूल्य निधियां हैं उनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो आपने देखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में कुछ बता दिया है, आप इनको जो है उसी तरीके से आप लिख लेंगे तो यह रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। और उक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। तो यह पहला ही प्रश्न हो जाना चाहिए था, लास्ट में दिया है। तो इसके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और पाठ के लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि शीर्षक और उसके नाम लेखक के, अगर यह आपका सही है तो फिर आपका प्रश्न सही माना जाएगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न बना दिया इन्होंने, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो वह संदेश देना चाहता है कि भूमि के महत्व को समझना चाहिए
और सभी को उससे परिचित होना चाहिए, है ना, जिससे कि हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो सके। गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है? वसुंधरा पृथ्वी को कहा गया है ना, धरती को वसुंधरा कहा गया क्योंकि इसके गर्भ में अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, उनका पोषण होता है, उसमें बहुत सालों से उनका पोषण चल रहा होता है। और ठीक है ना, और पृथ्वी की देह सजाने में से लेखक का क्या आशय है? पृथ्वी की देह सजाने का मतलब इनका है कि जैसे चट्टान तोड़ करके उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप जो मिल जाता है और उसी मिट्टी से पृथ्वी का उपजाऊ बन जाती है, ठीक है ना, उसी से उस पर अन्न फलता फूलता है। और अगला जो प्रश्न पैराग्राफ होगा, मैं आपको देखता हूँ, एक पैराग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर आइए। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। जब कोई जिसको हम बहुत सम्मान देते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, माता का दर्जा देते हैं, तो बहुत बड़ा ही होता है, तो उसके लिए हम प्रणाम भाव रखना हमारे हृदय में या भाव भी होना चाहिए। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीव आश्रित रहता है ना। बिल्कुल, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी जो पृथ्वी माता समझेगा पृथ्वी को, अर्थात कब हमें कितनी मात्रा में किसी चीज़ का दोहन करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, है ना, तालाब हमें बरकरार बनाए रखना है, हमें उचित मात्रा में पानी का सेवन करना, उचित मात्रा में जो चीज़ें हैं, तो हमें जैसे सुबह उठ करके प्रातःकाल उठ करके उसको माता को प्रणाम करना है, हमें पुत्रवत व्यवहार करना है और हमें माता समझना है। तो उन्हीं को इन वरदानों पे पृथ्वी के अंदर जो पाई जाने वाली अमूल्य निधियाँ हैं, उनमें जो वो वरदान है, उसमें उसी को भाग पाने का अधिकार है। बाकी और लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अनवरत केवल निकाल करके उसे खाने का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह गंदा कार्य है। उनका वो पुत्र नहीं है, बल्कि वो कुपुत्र हैं। तो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, है ना, तो यह स्वार्थ के लिए है। जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, जो खनिज संपदाओं का अधिक मात्रा में दोहन करते हैं और पता नहीं कितना बड़ा आदमी बनना चाहते हैं इस पृथ्वी को तहस नहस करके, तो वह घटिया मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों को पृथ्वी माँ तो कहेंगे, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए कहेंगे। पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। करें कि जो पुत्र का माता के प्रति स्वार्थ के लिए है प्रेम, वह पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है ना, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किस तरह से कार्य करना है, जिससे हम एक संदेश दे सकें और आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकें। तो अब आइए बात करते हैं इस पर आधारित जो प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या उद्देश्य दिया है। तो उद्देश्य यह है कि शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति देश की भूमि और प्रत्येक वस्तु को माता के समान आदर दे, सम्मान करे। ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या आप वहाँ से देख लेंगे कि बिल्कुल निष्कारण निस्वार्थ जैसे माता के प्रति प्रेम रखते हैं, ऐसे ही धरती माँ के प्रति कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उसके प्रति हमें प्रेम करना है। और दूसरा ये कि आपको हमें क्या करना है कि देखिए वर्षा नहीं हो रही है, तो वृक्ष हम कटाव में ले आ रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही है और पानी के पीने की किल्लत हो रही है, जानवर परेशान हैं। तो ऐसे में हमें वृक्षारोपण भी अधिक से अधिक मात्रा में करना है। ठीक है। तो ऐसे आप आगे देखिए, पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है? जो पुत्रवत माता के साथ है, पृथ्वी माँ के साथ जो पुत्रवत लगाव रखता है, उसी को उसके वरदानों को प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते? जो व्यक्ति स्वार्थवश होकर, जो स्वार्थ में है, अपने राष्ट्र से प्रेम करता है और उसकी संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, वह स्वयं अपनी अवनति का कारण बनता है। इस प्रकार के स्वार्थी व्यक्ति कदापि राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। अधिकार और अनुराग शब्दों में आपको उपसर्ग बनाना है। तो अधिकार में आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल अधि है, और अनुराग में अनु है। तो ये पैराग्राफ्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। एक देखिए बढ़िया पैराग्राफ आया है, माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। देखिए इसमें आज के जनरेशन में अगर एक माँ के 4 पुत्र हैं तो अलग अलग हैं सब,
तो वो सबके अंदर माँ के लिए प्रेम एक जैसा ही रहता है। अब पुत्र ही अलग अगर कर लेते हैं कि हम ये माता हमसे अगर गलत कर रही हैं, हमारे साथ प्रेम नहीं कर रही हैं, तो पुत्र का अपना काम है। तो देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, इस पर कोई नीच नहीं है, इनमें कोई ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। ठीक है, तो इस पे जो भी हैं, चाहे अब जाति व्यवस्था की जो बात करते हैं, तो जाति व्यवस्था मनुष्यों ने यहाँ पर बनाया है, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, या मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति व्यवस्था को बनाया है कि हमें कितना आराम चाहिए, और उस तरह से उन्होंने वर्ग में बांट लिया और बांट करके इस पर बात की गई है। तो यह गलत है। तो इस पर माँ, जो धरती माँ है, वह ये नहीं कहती हैं कि तुम फला जाति के हो तो तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, तुम फला जाति के हो तो तुम्हें रहने का, या तुम फला धर्म के हो। तो ये जो जाति और धर्म बनाया है, ये किसने बनाया है? इसने मनुष्यों को ने बनाया है, अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। तो सब अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के लोग रहने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, बिल्कुल बहुत विशाल रूप में है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। सभी जगह मनुष्य हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं, क्योंकि यहीं से उत्पन्न होते हैं, यहीं पर मर जाते हैं, और इसी पर उत्पन्न हुई चीज़ों को खाते पीते हैं, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है, बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। सभ्यता और रहन सहन, मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला है तो आगे निकल गया, जो कम पैसे वाला हो पीछे रह गया, है ना। तो लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं हो सकता है ना कि उनको आगे हम छोड़ करके आगे निकल जाएं और वो पीछे रह जाए। तो कह रहे हैं कि रहन सहन की दृष्टि से एक जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबका एक जैसा अधिकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा कि इस पर जो पैराग्राफ है, इस पर सभी लोग मिलजुल करके आपस में एक साथ रहना है। इस पर आधारित जो प्रश्न है, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी की समानता किस आधार पर की गई है? तो कि माता और सभी पुत्रों को समान भाव से स्नेह करती तथा सबके दुख और सुख में साथ रहती। उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने सभी पुत्रों अर्थात पृथ्वीवासियों को, जिसमें सभी छोटे बड़े प्राणी शामिल हैं, प्यार देती है तथा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग देती है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहाँ देखें। गद्यांश में मातृभूमि की सीमाओं को अनंत क्यों कहा गया है? मातृभूमि की सीमाओं को अनंत इसलिए कहा गया क्योंकि इसके निवासी अनेक नगरों, शहरों, जनपदों, गांवों, जंगलों एवं पर्वतों में बसे हुए हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तथा विभिन्न धर्मों के मानने वाले होते हैं, परंतु वे सभी एक ही धरती माता के पुत्र हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इससे लेखक का क्या आशय है? लेखक तो अलग अलग जो है भाषा, धर्म, रीति रिवाज से भिन्नता है, किंतु मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण व प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार मातृभूमि भी व्यक्तियों और सभी प्राणियों में व्यक्त विभिन्नता को न देखते हुए संसार के सभी प्राणियों को प्रगति के लिए समान अवसर प्रदान करती है। अब मातृभूमि शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तो अब आप देखें, अलग जो है एक पैराग्राफ ये है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और दुर्बलता का निवास हो तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतना ही अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, क्योंकि ये हजारों वर्षों से एक दूसरे से तादात्म्य में मिलजुल करके रहना, ये अगर हम तादात्म्य नहीं बना पाए तो फिर वहाँ हम रह नहीं सकते। तो एक दूसरे से मेलजोल बना करके रहना पड़ता है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ, देखिए, एक दूसरे से तालमेल हैं, नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। वो जब तक इस तरह की सूर्य की किरणें आती रहेंगी तो तब तक यह जीवन चलता रहेगा, मनुष्य आते जाते रहेंगे। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी
जन नई नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का साथ सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो इस पर आधारित जो पैराग्राफ हैं आप इनको देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आप सीधा टारगेट पर आप आएँ कि कम समय में ज़्यादा आपको करना है। तो कैसे करना है? जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह ये अनंत होता है, क्योंकि उनका जीवन नदी के प्रवाह की तरह सदैव गतिशील रहना है ना। एक तरफ जन्म होता रहता है, एक तरफ मृत्यु होती रहती है। तो अगर हम देखें एक साथ एक हॉस्पिटल में जहाँ पर केवल जन्म ही जन्म हो रहा है, दूसरी तरफ शमशान की तरफ देखें हम, तो जहाँ पर केवल मृत्यु ही मृत्यु लाइन से जा रहे हैं लोग, तो एक तरफ तो केवल मरने वालों की लाइन लगी हुई है, और दूसरी तरफ देखें तो हम जन्म लेने वालों की लाइन लगी हुई है। तो ये प्रवाह जो है ना, यह अनंत है, यह कभी रुकेगा नहीं। तो करें साथ ही वे अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति एवं उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले की संस्कृति में और अब की संस्कृति में काफ़ी डिफरेंस है। पहले के विकास में और अब के विकास में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। लोग दूर बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हैं, 5G 4 तक पहुँच चुके हैं, 6G का ट्रायल चल रहा है। तो सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का प्रभाव है कि यह अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है ना। पृथ्वी अमृत रस से परिपूर्ण हो जाती है सूर्य की रश्मियों से। अर्थात जब तक प्रकृति में सूर्य की किरणें विद्यमान रहेंगी, यानी सूर्य रहेगा, तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी अमर रहेगा, यानी राष्ट्र भी ऐसे ही रहेगा, आते जाते रहेंगे लोग। अब घाटों का निर्माण का आशय क्या है? घाटों के निर्माण का आशय है नदी के समान ही राष्ट्र के लोगों को अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति एवं उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सततवाही का अर्थ सदा प्रवाहित होने वाला, अर्थात जनजीवन की तुलना नदी के प्रवाह से की गई, क्योंकि जिस प्रकार एक नदी निरंतर गतिशील रहकर बीच बीच में डेल्टा का निर्माण करती है, उसी प्रकार राष्ट्र के लोग अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति एवं उन्नति के प्रत्येक पड़ावों का निर्माण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो कुछ प्रश्न अलग टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके लेखक और पाठ का नाम बताइएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें बढ़िया तरीके से कि इसका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो प्रकृति में सूर्य की किरणें जब तक चमकती रहेंगी तब तक जीवन अमर है। जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, तो आप इनको देख सकते हैं। कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। अगर मनुष्य हो, पृथ्वी हो और संस्कृति ना हो तो वो पशुवत हो गए, क्योंकि मनुष्य की एक संस्कृति है, सभ्यता है, उनका रहन सहन है, वो अच्छे बुरे का सबका परिणाम जानते हैं। और जब मनुष्य में संस्कृति है तभी वह राष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र में तीन चीज़ों का तीन अंग माने गए हैं। एक तो भूमि, दूसरा जन और तीसरी संस्कृति। तो भूमि को हमने देख लिया कि पृथ्वी के साथ हमारा तादात्म्य किस प्रकार का होना चाहिए। दूसरा, हमने जन को देखा, जन हमें किस प्रकार से हमें उसके साथ तालमेल बैठा करके पुत्रवत हमें स्नेह करना चाहिए धरती माता के प्रति। और तीसरा है संस्कृति। तो संस्कृति जो हमारी सभ्यता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि शरीर तो है लेकिन धड़ नहीं है, यानी दिमाग है ये नहीं तो बेकार है ना। पशु जैसे है, केवल खाओ और सो जाओ या दूसरों को मारो पीटो, यही काम करना है। तो क्या है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र, केवल धड़ मात्र है, सिर है ही नहीं। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। ध्यान रखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो वो राष्ट्र है ही नहीं। तो हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर भूमि है और जन है तो और संस्कृति नहीं है तो राष्ट्र है ही नहीं वहाँ जीवन के। क्योंकि जहाँ पर आयरलैंड टाइप के हैं, जहाँ मनुष्य नहीं रह रहे हैं, वहाँ पर पशु रह रहे हैं, तो उनको देश घोषित नहीं किया गया, आयरलैंड कहा गया उनको। तो ऐसे में हमारे साथ क्या होना है कि हम भूमि हैं, जन हैं, लेकिन जन की संस्कृति भी है, तो हम राष्ट्र है ये। तो जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। देखिए, जो जीवन रूपी वृक्ष है इसका पुष्प क्या है? संस्कृति। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य एवं यश अंतर्निहित है।
ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान भी होना चाहिए और कर्म भी करते रहना चाहिए। दोनों के पारस्परिक, माता पिता बहन भाई, ये कौन देखता है, कौन पहचानता है? मनुष्य पहचानते हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ हैं, मेरे माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है। लेकिन पशु इस तरह की चीज़ों को नहीं पहचानते, उनके अंदर ये गुण नहीं होता है। वह केवल पुत्र को पुत्र तब तक मानता है जब तक वह चारा खाने नहीं लगता है। तो जब ऐसे ही चिड़िया होते हैं, जब तक वह चारा नहीं खाने लगते हैं तभी तक पुत्र हैं। तो ये उनकी संस्कृति का अंग है। हम लोग क्या है, ब्लड रिलेशन को बहुत महत्व देते हैं और बहन को बहन समझते हैं, भाई को भाई समझते हैं, माँ को माँ समझते हैं। सभी को हम अलग अलग दर्जे से हम पहचानते हैं, जानते हैं और कुछ अनैतिक कार्य हम नहीं करते हैं बहुत सारे। लेकिन पशुओं में इस तरह का गुण नहीं पाया जाता। इसलिए मनुष्य जो योनि है यह उनसे अलग है। क्योंकि अगर हम देखें तो यह जो जीवन है, इस जीवन मनुष्य का अगर देखा जाए तो मनुष्य भी कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। यह भी पशु से ही निकल करके आए हुए हैं। वो थोड़े तन के खड़े हो गए, इसलिए दिमाग उनका ऊपर चला गया, पेट नीचे चला गया, तो दिमाग से सोचने लगे और वहीं से वासना उत्पन्न होती है और यहीं से संग्रह करने की प्रवृत्ति जागती है, जिसकी वजह से पूरा देश परेशान है। तो यही हमारे देश में चल रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे ही देश में नहीं, बहुत जगह बहुत सारे देशों में, सभी जगह देशों में इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो इकट्ठा नहीं करना है, सभी को बराबर करना है काम। तो आप आइए देखते हैं। तो ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या है? संस्कृति। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। कि यह पारस्परिक जो है, आपस में जो प्रेम है, जो लगाव है, यह आप एक दूसरे के तालमेल पर ही निर्भर करता है कि वो हमसे कितना प्रेम कर सकते हैं। हम एक दूसरे को मान सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे, ठीक है। तो आइए इस पर जो आधारित प्रश्न है उसको देखते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। देखिए, पहला अंग भूमि, दूसरा अंग जन, तीसरा अंग संस्कृति है, ठीक है ना। तो ये बात जानते रहिए। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वो राष्ट्र के लोगों के लिए जीवन की श्वास के समान महत्वपूर्ण है। राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, क्योंकि संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के फलस्वरूप राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है और जिससे राष्ट्र की उन्नति एवं वृद्धि संभव हो पाती है। तो आइए बात करते हैं ज्ञान एवं कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या क्या कहा गया है। तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा गया है। संस्कृति मानव निर्मित होती है, इसे मानव समाज द्वारा ही निर्मित एवं विकसित किया जाता है। समझ गए? तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि मानवों ने जो बनाया है, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो भी है, ये एक मानवों के द्वारा ही है। इसे मानव समाज द्वारा ही निर्मित एवं विकसित किया जाता है, मानव के द्वारा। लेकिन यह अपने आवश्यक संगठकों में उन प्रतिमानों, नियमों, मूल्यों आदि को रखती है जो अंततः मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक स्तर पर संस्कृति का निर्माण हो जाने के बाद इसमें निरंतर परिवर्तन भी होते रहते हैं और यह निर्भर करता है उस समाज के सदस्यों के ज्ञान एवं कर्म पर, ठीक है। तो इस पाठ का लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। तो आपने देखा कि यह पाठ लगभग मैं एंड की तरफ कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं जो आप नहीं कर पाएंगे कि सारे को आप समझ गए होंगे कि भूमि, जन एवं संस्कृति, अगर ये 3 शब्दों में से अगर कोई शब्द मिल रहा है तो आप जान लीजिए कि यह राष्ट्र का स्वरूप से है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, अगला जो चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, तो आज इनकी जीवनी यहीं पर हम कर लेते हैं। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये महत्वपूर्ण है। तो पैराग्राफ, कहीं से पैराग्राफ आएंगे, कहीं से जीवनी आएंगे। तो आपको पैराग्राफ भी करना है, जीवनी भी करना है और बहुत सरल पेपर आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत कठिन मान के मत चलिए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म, देखिए 10 से 12 लाइन में जीवनी लिखनी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में देवबंद
सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, है ना। तो इनकी आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी। इनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इन्होंने घर पर ही अपने से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, तो आप इतनी बात लिख देंगे और इसके बाद आप कह सकते हैं भारत के स्वतंत्र होने के बाद, यहाँ से उठा लेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखक के अतिरिक्त अपने वैयक्तिक स्नेह एवं संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हुआ। तो ऐसे में अब कृतियाँ इनकी क्या रही हैं, देखिए कृतियाँ। रेखा चित्र, इनके 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। तो इन्होंने इस तरह के रेखा चित्र लिखा। लघु कथा लिखी इन्होंने, आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण लिखा, दीप जले शंख बजे। ललित निबंध लिखा, क्षण बोले बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो ये आपने देख लिया। तो भाषा शैली इनका जो संपादन इन्होंने संपादन भी किया है। नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया है। ठीक है, तो ये भी है। और भाषा शैली इनकी जो रही है, सामान्य रूप से तत्सम प्रधान और शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली रही है। ठीक, तो अब आप इसमें आगे देखेंगे कि पाठ का सारांश हम अगर इसमें चलें तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में तो बात करते हैं कि इसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं, टाइम है अभी, थोड़ा सा देख लें। प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में प्रभाकर जी द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। इसमें लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इतने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि यह घटना हमारे लिए सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली घटना बन गई है। लेखक ने इस नर्सिंग होम में सेवारत 3 ईसाई महिलाओं, मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्टल की उदार मानवता एवं निस्वार्थ भाव से मनुष्य की सेवा करने का वर्णन किया है। लेखक का अतिथि से परिचारक बनना। देखिए, लेखक कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक बन गया, क्योंकि उसकी अतिथेया अचानक बीमार हो गई और लेखक को उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात एक महिला नर्सों में मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और क्रिस्टल से होती है। तो लेखक अपने बीमार अतिथेया की चिंता में डूबा था। उसी समय रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्ष मदर टेरेजा ने प्रवेश किया। उन्होंने एक माँ के समान रोगी के परिजनों को निर्देश दिया कि रोगी के पास निराश और दुखी चेहरा लेकर नहीं जाना चाहिए। साथ ही मदर, जो माँ के समान भावनाओं को अपने चेहरों एवं गतिविधियों में समाहित किए हुए थी, ने रोगी के दोनों गालों पर अपने गोरे हाथ थपथपाए। बिल्कुल, तब रोगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस प्रकार माँ के समान दिखने वाले नर्स ने लेखक के हंसते चेहरे पर हंसी ला दी। तब डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया और मदर टेरेजा ने कहा, तुम रोगियों में हंसी बिखेरती हो। तो मदर टेरेजा और क्रिस्टल के साथ साथ दोनों कैसे कैसे रहे। फ्रांस की रहने वाली मदर टेरेजा और जर्मनी की रहने वाली क्रिस्टल, दोनों के रूप, रस, ध्येय सब एक जैसे लग रहे थे। दोनों में कहीं से भी असमानता नजर नहीं आ रही थी। लेखक को यह जानने की अत्यधिक उत्सुकता हुई कि जर्मनी की हिटलर ने फ्रांस को तबाह कर दिया था। दोनों एक दूसरे के शत्रु देश बन गए थे, लेकिन यहाँ तो शत्रु देश की नर्सों के बीच दोनों, तो देखिए फ्रांस और जर्मनी दोनों एक दूसरे के शत्रु थे और उन दोनों की जो नर्स थीं वो मित्रता का अद्भुत संगम दिख रहा था। उनको उस देश की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं। जैसे हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान इस तरह का लगता है कि अरे पाकिस्तानी आ गया, अरे इंडियन आ गया, तो ये जो है अलग था। इसी तरह लेखक को यह एहसास हुआ कि दोनों महिला नर्सें विरोधी देश की होने के बावजूद एक हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो भेदभाव की दीवारें मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी और विशाल। लेखक को मदर टेरेजा और क्रिस्टल के अनुभव से एहसास हुआ कि वास्तव में धर्म, देखिए बहुत बड़ी है बीमारी, जाति बहुत बड़ी बीमारी, राष्ट्र, वर्ग आदि को आधार बनाकर
मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाले वास्तव में मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए भेदभाव की भिन्न भिन्न दीवारें खड़ी करता है, और कितनी अजेय होती हैं, जिसको जीता नहीं जा सकता, और यह कभी टूटने वाली भी नहीं लगती हैं कि धर्म और जाति की दीवारें कभी तोड़ी जा सकें। क्रिस्ट हल ने 5 वर्षों के लिए सेवा करने का व्रत लिया। वह रोगी के काले घने बाल देखकर अपने पिता की यादों में खो जाती है। लेखक को लगता है कि जैसे वह स्वयं क्रिस्ट हल है, जो अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अनजान देश में बिल्कुल अकेला है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्रिस्ट हल लेखक के आंसुओं को रुमाल से पोंछती हैं। लेखक उससे पूछता है कि वह अपना घर छोड़ने के बाद तुम रोई थी? वह भोले स्वर में कहती है, नहीं, परंतु माँ बहुत रोई थी। लेखक को आश्चर्य होता है। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। जब लेखक ने उसे बिस्किट भेंट किए तो वह धन्यवाद, थैंक यू, तांग शू बोलकर हंसती हंसती वहाँ से चली गई। मदर टेरेजा द्वारा पूजा गृहों के सम्मेलन की चर्चा की गई थी। लेखक मदर टेरेजा ने से प्रश्न करता है कि अपने घर से आने के बाद क्या आप कभी घर नहीं गई? इस प्रश्न का उत्तर देते उन्होंने एक कहानी सुनाई। कई वर्ष पहले फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का सम्मेलन हुआ है। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि बनकर उस सम्मेलन में गई थीं। वे दोनों फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटियां आ रही हैं। अब देखिए, दोनों इस तरह से वहाँ पर मिलते हैं। जब दोनों माताएं अपनी बेटियों का स्वागत करने आईं तो वे बेटियों को पहचान नहीं पाई और एक दूसरे से पूछने लगी, तुम्हारी बेटी कौन सी है? अंत में उनका नाम पूछकर उन्हें गले से लगाया। कहानी पूरी होते ही मदर टेरेजा वहाँ से उठकर चली गईं, क्योंकि उनमें से एक न पहचाने जाने वाली बेटी वे स्वयं ही थी। मदर टेरेजा के आत्म त्याग की भावना का परिचय। मदर टेरेजा रोगियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं। वह असहाय रोगियों की सेवा करती थीं। उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया था। वह पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना आदि भी किया करती थीं। उन्होंने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। वृद्ध मदर मार्गरेट का सेवा भाव तथा जादुई व्यक्तित्व। लेखक वृद्ध मदर मार्गरेट के सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके जादुई व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्हें गुड़िया कहा और साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी चाल चुस्त और व्यवहार मस्त था। वह व्यक्तियों से मुस्कुराए हुए बात करती थी। उनको देखकर व्यक्ति के मन का दुख दूर हो जाता था। मानव सेवा में वे सभी आनंदमग्न थी। उसके सामने उन्हें जीवन की कोई भी इच्छा तुच्छ या छोटी दिखाई देती थी। लेखक कहना चाहता है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम की महिला नर्सें जिस आत्मीयता, ममता, स्नेह, सहानुभूति की भावना से रोगियों की सेवा कर रही है, वह सचमुच सभी के लिए अनुकरणीय है। हम भारतीय तो गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं। इतना करके ही हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन ये महिला नर्सें तो उस गीता के सार को अपने जीवन में उतारती हैं। सच में ये धन्य हैं, ये मानव जाति के उज्ज्वल पक्ष हैं। तो और बाकी जो अभी चलेगी ये वीडियो, और आगे मैं अभी बनाऊंगा